चंद्रयान-3 के बाद आदित्य 11 के सफल प्रक्षेपण के कारण इसरो सफलता के नए शिखर को छू रहा है। इसकी गौरव गाथा का गुणगान न केवल भारत बल्कि समूचा विश्व कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सफलता अपनी पूरी कीमत वसूलती है, और इसरो का भी यहाँ तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है। एक समय ऐसा था जब उसके वैज्ञानिक इसरो से संबंधित कामों को साइकिल के इस्तेमाल से किया करते थे। साथ ही इसको अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए दूसरे देशों का सहारा भी लेना पड़ता था। और एक आज का समय है जब इसरो ने तकनीकी लिहाज से विकसित देशों के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। इसकी स्थापना से जुड़ा साल 1962 चीनी आक्रमण के कारण उथल पुथल का साल था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इसी उथल पुथल के बीच इसी साल भारत के भविष्य इसरो की नींव भी रखी गई थी। इस नींव को रखने में भारत के दो महान व्यक्तित्व का अहम योगदान था। इनमें एक थे भारत के पहले दूरदर्शी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे विक्रम साराभाई। इसरो ने अपने फर्श से अर्श तक पहुंचने के दौरान कई उतार चढ़ाव देखे। तो इसीलिए आज के इस आर्टिकल के जरिए हम इसरो से जुड़े कई पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। पहला पहलू इसके इतिहास और प्रारंभिक सफलताओं से जुड़ा रहेगा, तो दूसरा अभी तक हासिल की गई सफलताओं से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसके इतिहास और आरंभिक सफलताओं पर एक नजर डाल देते हैं। दरअसल इसरो की स्थापना साल 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में हुई थी। आरंभ में ये परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्य करता था। हालांकि इसका आरंभिक नाम INCOSPAR यानी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था। लेकिन साल 1969 में इनकोस्पार को इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नाम दिया गया। गौरतलब है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में ठोस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई। इन सभी प्रयासों का मकसद अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाना था। साथ ही नया भारत बनाने के सपने को साकार करना भी था। हालांकि शुरुआती वर्ष में ये कुछ खास हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इसके पंखों को उड़ान मिली वर्ष 1975 में, क्योंकि इसी साल अप्रैल में इसरो ने अंतरिक्ष में अपना पहला देसी उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया। हालांकि इसे एक सोवियत रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था। इसरो ने स्वदेशी प्रक्षेपण यान को विकसित करने के लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही इसरो ने लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम प्रमोचक यान यानी SLV-3 को विकसित कर लिया। इसका सफल प्रक्षेपण साल 1980 में किया गया। SLV-3 इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद इसरो ने साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। हालांकि साइट प्रोग्राम की शुरुआत अमेरिकी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के उपयोग से की गई थी। इस प्रोग्राम के बारे में एक दिलचस्प बात है, वो ये कि इसने भारत में टेलीविजन प्रणाली की नींव रखने का काम किया था। इसका मकसद उपग्रह प्रसारण के माध्यम से विभिन्न विषयों पर लोगों को शिक्षित और जागरूक करना था। साइट प्रोग्राम की सफलता इस मायने में महत्वपूर्ण थी कि इसने इसरो के आत्मविश्वास को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसरो साइट प्रोग्राम की सफलता के बाद अपने उपग्रह कार्यक्रम इनसेट यानी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली को विकसित करने के लिए प्रेरित हुआ। गौरतलब है कि इनसेट भू स्थिर उपग्रहों की श्रृंखला है और इनसेट भू स्थिर उपग्रहों की भूमिका लंबे समय तक दूरसंचार, मौसम के अलावा राहत एवं बचाव कार्यों में अहम रही। इसके बाद इसरो ने खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस प्रोजेक्ट ने गुजरात में आवश्यकता आधारित और स्थानीय कार्यक्रमों के प्रसारण के क्षेत्र में फील्ड प्रयोगशाला का काम किया। इन सभी अनुसंधानों और कार्यक्रमों की सफलता के बलबूते इसरो ने 70 के दशक के अंत तक अपनी नींव मजबूत कर ली थी। चलिए अब इसरो की अभी तक हासिल की गई सफलताओं से जुड़े पहलुओं पर अब एक नजर डाल लेते हैं। असल में अपने बढ़ते हुए कदम को इसरो ने कभी रुकने नहीं दिया और इसरो ने प्रक्षेपण यानों की उन्नत श्रृंखला उपग्रह आदि का विकास किया। प्रक्षेपण यान की बात करें तो 2 अन्य रॉकेट विकसित किए गए। इसमें से पहला रॉकेट उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित करने के लिए PSLV यानी
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और दूसरा उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षाओं में स्थापित करने के लिए जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। रॉकेट्स की दोनों श्रृंखला के द्वारा भारत ने न केवल अपने देश बल्कि अन्य देशों के लिए भी कई पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। वहीं उपग्रहों की बात करें तो इसके तहत भारत ने संचार उपग्रह, भू प्रक्षेपण उपग्रह, नौवहन उपग्रह, अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण उपग्रह के कई मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया है। इसमें संचार उपग्रह के तहत इनसेट प्रणाली से इसकी शुरुआत की गई और इसके तहत पहला संचार उपग्रह साल 1983 में प्रक्षेपित किया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे विशाल घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसके तहत तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित किए गए हैं। इसने भारत के संचार क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की और बाद में भी इस क्रांति को बनाए रखा। इसके तहत हालिया इनसेट प्रणाली दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण, उपग्रह समाचार संग्रह, सामाजिक अनुप्रयोगों, मौसम की भविष्यवाणी, आपदा चेतावनी और खोज एवं बचाव कार्यों के लिए सेवाएं प्रदान करती है। और इसी कड़ी में हालिया संचार उपग्रह GSAT-24 को प्रक्षेपित किया गया। ये एक 24 KU बैंड संचार उपग्रह है जिसका मकसद DTH आवश्यकताओं को पूरा करना है। अब बात अगर सुदूर संवेदन की करें तो इस क्षेत्र में इसरो की सफलता जग जाहिर है। हालांकि भारत ने इस दिशा में पहल वर्ष 1988 में IRS-1A के माध्यम से की थी, लेकिन जल्द ही कई सुदूर संवेदन उपग्रहों को प्रक्षेपित कर उसने नया मुकाम हासिल कर लिया। इन उपग्रहों के माध्यम से हासिल डेटा का उपयोग कृषि, जल संसाधन, शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास, खनिज पूर्वेक्षण, पर्यावरण, वानिकी, समुद्री संसाधनों और आपदा प्रबंधन वाले कई कार्यों में किया जाता है। सफलता की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसरो ने नेविगेशन उपग्रह प्रणाली में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। इस दिशा में भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली भारत के लिहाज से अहम उपलब्धि साबित हुई। गौरतलब है कि इसके तहत 8 उपग्रहों का समूह कार्य करता है। इस उपलब्धि की जरूरत भारत लंबे समय से महसूस कर रहा था। इसकी सबसे अधिक जरूरत कारगिल युद्ध के समय महसूस की गई थी, जब नेविगेशन सुविधा संपन्न देशों ने भारत को अपनी सेवा देने से मना कर दिया था और भारत ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और इसरो के सफल सहयोग से स्वदेशी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित कर ली जिसका नाम नाविक है। इसके साथ ही भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद चौथा देश बन गया। इसरो के पंखों को असली उड़ान साल 2000 में मिली जब उसने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अपना साहसी कदम बढ़ाने का फैसला किया। यानी इसके तहत चंद्रमा और सूर्य के अलावा अन्य ग्रहों से जुड़ी जानकारी को हासिल करना शामिल था। इस दिशा में इसरो का पहला लक्ष्य मंगल बना। मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे आमतौर पर मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, नवंबर 2013 में PSLV C-25 यान द्वारा भेजा गया। अपने पहले ही प्रयास में सितंबर 2014 में सफलतापूर्वक ये मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया। इस मिशन से जुड़ी दिलचस्प बात यह थी कि इसने उम्मीद से बढ़कर सफलता हासिल की। यहाँ खास बात यह है कि मंगलयान की निर्धारित अवधि केवल 6 महीने थी, लेकिन इसने 2018 में अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक 4 साल पूरे किए। इसका मकसद मंगल ग्रह की सतह और खनिज संरचना का अध्ययन करने के साथ साथ मंगल ग्रह पर मीथेन का पता लगाना था और अपने मकसद में ये काफी हद तक सफल भी रहा। साथ ही अपने मार्स कलर कैमरा के माध्यम से मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं यानी फोबोस और डिमोस की तस्वीरों को नजदीक से कैप्चर किया। मंगलयान की सफलता ने इसरो को आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया था और अब इसरो की अगली मंजिल चांद थी। इसके लिए चंद्रयान 1 मिशन को 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-11 के माध्यम से भेजा गया। इस मिशन में एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर शामिल था। चंद्रयान 1 मिशन ने भी इसरो को निराश नहीं किया और बहुत कम समय में ही निर्धारित लक्ष्यों का 90% से अधिक हिस्सा प्राप्त कर लिया। इस मिशन से सबसे बड़ी सफलता ये हासिल हुई कि इसने दुनिया को चांद पर पानी की मौजूदगी का स्पष्ट प्रमाण मुहैया करवाया। तमाम सफलताओं ने इसरो को वैश्विक समुदाय के समक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में
पूरी तरह स्थापित कर दिया। भारत को लगातार मिल रही सफलता को देखते हुए एक समय ऐसा आया जब वैश्विक समुदाय इसरो को नासा का विकल्प समझने लगा और इससे आगे बढ़कर ये भी कहने लगा कि ये नासा को भी पीछे छोड़ देगा। अब सवाल है कि ऐसी चर्चा आखिर क्यों चल पड़ी? तो असल में इसरो ने अंतरिक्ष में अपनी शक्ति का लोहा साल 2017 में बनवाया, जब इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके नया इतिहास रचा। इससे पूर्व एक अंतरिक्ष अभियान में इतने उपग्रह एक साथ कभी नहीं छोड़े गए थे। हालांकि इससे पहले सबसे ज्यादा उपग्रह भेजने का विश्व रिकॉर्ड रूस के नाम था, जिसने एक कारनामा साल 2014 में किया था और इस अभियान में रूस ने 37 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। हालांकि इसरो की इस उपलब्धि से जुड़ी एक अहम बात थी कि उसने अपनी सेवा को वैश्विक देशों को काफी कम खर्च पर मुहैया करवाया था। इसके अलावा भेजे गए 104 उपग्रहों में तमाम अग्रणी देशों के उपग्रह शामिल थे। इसमें से केवल 3 उपग्रह भारत के थे, जबकि बाकी के 101 इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के थे। अपनी इस सफलता के बाद इसरो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब उसका अगला लक्ष्य फिर से चांद को फतह करना था। चांद को समर्पित इसरो का चंद्रयान-2 मिशन अगस्त 2019 में भेजा गया था। गौरतलब है कि इस मिशन को GSLV F10 यान के माध्यम से सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में स्थापित किया गया था। चंद्रयान-2 मिशन से जुड़ी एक दिलचस्प बात थी, वो ये कि ये पूरी तरह स्वदेशी मिशन था और समग्रता से देखें तो इसरो लगातार अपनी उपलब्धियों से भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा रहा था। लेकिन साल 2023 इसके लिए स्वर्णिम वर्ष साबित हुआ। दरअसल चंद्रयान-3 मिशन के बाद आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उसने अपनी सफलता का डंका बजा दिया। चंद्रयान-3 मिशन की विशेषता रही कि इसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। साउथ पोल की बात करें तो ये चंद्रमा का सबसे अहम और जटिल स्थान माना जाता है और ऐसे में फिर से ये चर्चा जोरों पर आ गई कि क्या अब इसरो नासा को भी पीछे छोड़ देगा। इस बात की झलक इसके आने वाले मिशनों में भी देखी जा सकती है। अब अगर इसके आगामी लक्ष्यों की बात करें तो ये शुक्रयान मिशन पर काम कर रहा है। इसका मकसद शुक्र ग्रह के बारे में अधिकतम जानकारी हासिल करना है। साथ ही इसरो अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रहा है। इस अंतरिक्ष स्टेशन को साल 2030 में प्रमोचित करने का लक्ष्य है और अगर भारत की ये योजना सफल हो जाती है तो भारत भी अमेरिका, रूस और चीन जैसे अंतरिक्ष क्लब के विशिष्ट वर्ग में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा इसरो एक्सपोसेट यानी एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह को भी विकसित कर रहा है, जिसका मकसद अंतरिक्ष में ब्रह्मांडीय एक्सरे का अध्ययन करना है। लेकिन इसरो के लक्ष्य यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसरो निसार नाम के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पर भी काम कर रहा है। गौरतलब है कि ये इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। ये एक निम्न भूकक्षा वेधशाला है, जिसका मकसद 12 दिनों में पूरे ग्लोब का मानचित्र तैयार करना और डाटा एकत्रित करना है। इस डाटा का इस्तेमाल पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ के द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास और समुद्र के स्तर में वृद्धि के बारे में जानकारी हासिल करना है। इसके अलावा इस डेटा का उपयोग भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी समझने में किया जा सकेगा। इसरो की आगामी महत्वाकांक्षी योजनाओं में 2024 में लॉन्च होने वाले गगनयान का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की कक्षा में ले जाना है। ये मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मील का पत्थर साबित होगा और साथ ही मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों में देश की क्षमता को उजागर करेगा। चलिए अब इससे संबंधित निष्कर्ष पर नजर डालते हैं। गौरतलब है कि अपनी स्थापना के बाद से इसरो ने फर्श से अर्श तक का लंबा सफर तय किया है। ये सफर इसके वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और इच्छा शक्ति का परिणाम है और आज इसरो की उपलब्धियों ने देश को गौरवान्वित किया है। साथ ही इसकी भूमिका देश के सामरिक और आर्थिक विकास में भी काफी अहम है। इसरो की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन प्रमोचित किया जाना अंतरिक्ष में अनुसंधान एवं विकास में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है।
तो ऐसे में भारतीय नीति नियंताओं द्वारा उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए अनुसंधान और विकास को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मसला ये नहीं है कि नासा इसरो से आगे निकल जाएगा या पीछे छूट जाएगा, बल्कि जरूरत है वैश्विक समुदाय को साथ मिलकर अनुसंधान और विकास की गति को आगे बढ़ाने की। इस दिशा में नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना निसार एक अहम कदम साबित हो सकती है। इसके अलावा भारत और फ्रांस भी अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष का दायरा बहुत बड़ा है और यहाँ सभी देशों के पास खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त